हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साबुन निर्माण। तो आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक हमारे इसमें शोधक पदार्थों के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप लोगों को साबुन निर्माण करना आना चाहिए, मतलब बनाना आना चाहिए कि साबुन क्या है और किससे बनता है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था पहले के वीडियो में कि साबुन निर्माण का जो सूत्र पूछा जाता है वो क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आज हम इसके निर्माण की है वो विधि पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए निर्माण में क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। मैंने साबुन का संगठन भी बताया था पहले आपको कि जो साबुन आती है मार्केट में उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती है, तो उन सारे बिंदुओं को भी आपको देखना है। तो यहाँ पे जो कास्टिक सोडा मैंने लिखा है ये आपका 250 ग्राम होना चाहिए। मतलब ये 250 ग्राम कास्टिक सोडा ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कितनी कितनी क्वांटिटी है वो और सारी चीज़ें लेनी है। तो 250 ग्राम सोडा है, तेल या इसको आप लिख सकते हो वसा, यानी आप घी भी ले सकते हो। वसा होनी चाहिए आपके पास, जो मैंने क्या लिखा है 1.25 लीटर लिखा है। मैदा हो सकती है या बेसन हो सकता है, दोनों में से आपको एक लेना है। जो कम से कम 250 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम तक आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। पानी का जो अनुपात है वो आपका क्या होगा, 1 लीटर। तो क्वेश्चन पानी और कास्टिक सोडे के अनुपात में भी पूछा जा सकता है, या बेसन का अनुपात और पानी का अनुपात, यानी ये क्वांटिटी है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि अगर हम ये लिख दें कि कास्टिक सोडा है वो 1 किलोग्राम है तो उसके लिए आपका जो पानी है वो कितना हो जाएगा। तो इसका ये 4 गुना, ये 250 ग्राम है तो ये 1 लीटर है, यानी इसका 4 गुना है। अगर ये आपका 1 किलोग्राम हो जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, पानी 4 लीटर हो जाएगा। तो यानी ये अनुपात है वो आपको अच्छे तरीके से अनुपात करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल घी या पानी का अनुपात क्या होता है, या कास्टिक सोडा या घी का अनुपात क्या होता है, या घी और पानी का अनुपात क्या होता है। यहाँ पर अगर घी की मात्रा या तेल की मात्रा हम 1 लीटर लिखें तो वो भी सही है। तो ये अनुपात आपका क्या होता है, पानी और घी का अनुपात 1 होता है और कास्टिक सोडा और आपका बेसन का अनुपात है वो एक जैसा होता है। तो ये भी आप इसको कर सकते हो। अब साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या आती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है गरम विधि और एक को हम क्या कहते हैं, ठंडी विधि। ठंडी विधि 2 तरीके से हम साबुन बनाते हैं। तो 2 तरीके से साबुन बनाने के लिए आपको ये समझना है कि जो गरम विधि होती है और जो ठंडी विधि होती है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ठंडी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कास्टिक सोडा क्या होता है, गर्म होता है। इसको हमें क्या करना है, 8 घंटे कम से कम पानी में डालकर, जो हमने ये 1 लीटर पानी लिया है, इस 1 लीटर पानी के अंदर कास्टिक सोडे को डालकर और आपको 8 घंटे तक उसको छोड़ देना है ताकि वो पानी है बिल्कुल से ठंडा हो जाए। जब कास्टिक सोडा पानी में डालते हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। तो वो जब ये पूर्ण तरीके से ठंडा हो जाएगा 8 घंटे में, तो इससे जो निर्मित साबुन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ठंडी विधि के साबुन कहलाते हैं। अगर ये कास्टिक सोडा हमने डाला है और तुरंत इसका ये बनाएंगे, साबुन बनाएंगे, तो वो साबुन हमारी क्या कहलाती है, गरम विधि की साबुन कहलाती है। गरम विधि से बनाया हुआ साबुन है वो हमारे हाथों के लिए नुकसानदायक होते हैं। हाथों के अंदर घाव बनने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें कास्टिक सोडा है वो हमने 1 लीटर पानी लिया है, इस 1 लीटर पानी के अंदर 8 घंटे तक पूरी तरीके से भिगो देना है। और जो ये बर्तन हम जिसके लिए लेंगे वो या तो आप लोगे लोहे का बर्तन या आप इसको लोगे मिट्टी का बर्तन। आपको 2 ही बर्तन लेने हैं। एल्युमिनियम का बर्तन इसके लिए
सही नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम है वो कास्टिक सोडे को पूरी तरीके से उस पर प्रतिक्रिया हो जाती है और वो बर्तन छेद निकल जाते हैं, फूट जाता है। यानी एल्युमिनियम है वो कास्टिक सोडे से पिघलना शुरू हो जाता है। इसीलिए या तो लोहे का बर्तन लेंगे या फिर इसके लिए मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करेंगे। अब बेसन या मैदा जो आपने लिया है, इसको तेल या घी भी जो भी आपने इसमें लिया है, दोनों प्रकार की वसा आप इसमें प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो जानत्व प्रकार की वसा हो और चाहे आपकी वनस्पतिक वसा हो। दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना के अलग से हम बर्तन में रख लेंगे। तीसरी जो प्रक्रिया हम करेंगे वो करेंगे, अब जो हमने कास्टिक सोडे का ये घोल है एक बर्तन में ले रखा है और पानी और कास्टिक सोडा है, दूसरे बर्तन में हमारा क्या है, घी और बेसन है। इस घी और बेसन को इस पानी के अंदर हम डालते जाएंगे और एक लकड़ी का डंडा लेते जाएंगे और उसको एक ही साइड की प्रतिक्रिया के अंदर हम घुमाते जाएंगे। ये प्रतिक्रिया अगर हम इस साइड में कर रहे हैं तो इसी साइड में करेंगे, इस साइड के अंदर हम इस प्रतिक्रिया को नहीं घुमाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड इसकी चेंज होते ही हमारा साबुन है वो पूर्ण रूप से फट जाता है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और ये घोल है जब तक घुमाएंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से गाढ़ा ना हो जाए। तो ये जब तक गाढ़ा हो जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को लकड़ी के डंडे से घुमाते जाएंगे, जब तक वो डंडा हमारा घूमना बंद ना हो जाए, ये मान लीजिए आप। फिर इस मिश्रण को जैसे हम लोग घर में बनाते हैं तो जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसी बर्तन में हम उसको छोड़ देते हैं। और वरना क्या करना है, आपके पास अगर चौकोर वर्गाकार ट्रे हो, जैसे हम बर्फ़ी वगैरह जमाने के लिए इस तरीके की ट्रे का प्रयोग करते हैं, तो इस ट्रे के अंतर्गत आप इसके अंदर ये पेस्ट है वो डाल दोगे और फिर आप किसी मोटे चाकू से इसमें बर्फ़ी की तरह अपने साबुन की सेप के आप इसको चाकू मार सकते हो। अगर चाकू ना मारे तो जब ये पूर्ण रूप से जम जाए तो इस ट्रे को पूरे को एक साथ निकालो, फिर धागे के अनुसार धागा डाल के या प्लास्टिक का तार डाल के इसकी अलग अलग बट्टियों के रूप में साबुन का मतलब बट्टियाँ बनाई जाती है, यानी टुकड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये साबुन के पीस जिस शेप में आपको चाहिए उसी शेप के अंदर आपको ये पेस्ट है वो आपको बनाने पड़ते हैं। तो और आपके पास अगर कोई साबुन के जो नाम होते हैं उस टाइप का कोई चीज़ हो तो इन बट्टियों के ऊपर आप अलग अलग करके ठोक के और उसके ऊपर आप डिज़ाइन भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारी ये साबुन है वो बनाई जाती है। गरम विधि का बस फ़र्क इतना ही है कि इसको हम तुरंत बना लेते हैं, इस पेस्ट को हमें ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ना नहीं होता है, ये नुकसानदायक होती है। इसीलिए हमें ठंडी विधि का प्रयोग करके साबुन का निर्माण करना चाहिए। अब मैंने इसी के ऊपर है वो कुछ प्रश्न है वो बनाए हैं और आगे आपको बाद में बना के दूंगी। आपको पैटर्न बता देती हूँ। जैसे लिखा है कि गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो प्रतिक्रमक है वो आपका साबुन माना जाता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में स्टार्च के रूप में हमें क्या मिलाना होता है, तो मैंने दो नाम तो यहाँ पे लिखे ही है, बेसन, मैदा, अरारोट, आप कुछ भी इसके अंदर मिला सकते हो। ज़्यादातर बेसन है वो, क्योंकि बेसन से गंदगी साफ़ होती है वस्त्रों की, इसीलिए बेसन का मैदा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अपमार्जक का निर्माण 1907 में माना जाता है, तो ये भी प्रश्न है जो आपको रटने वाला है कि अपमार्जक का निर्माण है वो कब माना जाता है। साबुन बनाने में फ्रेंच चोक है वो कितने प्रतिशत डालना चाहिए, ये फ्रेंच चोक का मैंने एक दिन आपको अनुपात बताया था सबका, कितना कितना अनुपात में क्या क्या होना चाहिए। तो 15 से 20% तक है वो फ्रेंच चोक इसके अंदर डाला जा सकता है। आपको 0 से 5% मिल सकता है, 5 से 10 मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको ये याद करने वाली चीज़ है जिसकी सहायता से आपको याद करके रखना है। तो ये हमारे साबुन निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर एक छोटी सी जानकारी हुई है कि किस तरीके से साबुन का निर्माण किया जाता है। साबुन का आपको संगठन याद रखना है,
साबुन का आपको सूत्र याद रखना है और साबुन निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें कितने अनुपात में चाहिए, ये सारा आपको याद रखना है। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इधर उधर की इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको 1 घंटे का टाइम है वो इसमें चला सकती हूँ, लेकिन आपको कम समय के अंदर पूर्ण रूप से जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए आपको ज़्यादा इधर उधर घुमा के ना करके खाली आपको फैक्ट बताए जाते हैं जो क्वेश्चन पूछने की संभावना देखी जाती है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।